हेलो स्टूडेंट्स, एग्री ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। कैसे हो आप सभी? बढ़िया है ना? ओके, शानदार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओके, चलो आज अपने पास जनरल एग्रीकल्चर में जो ये टॉपिक चल रहा था उसी को ही नेक्स्ट बढ़ाते हुए आज अपने पास करने वाले हैं प्रमुख फसलों के जीन। यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्रॉप दिया है उनमें रिलेटेड उस क्रॉप से रिलेटेड कौन से जीन है ना? तो कई बार हो सकता है इनमें से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलो आज का टॉपिक अपने पास कौन सा है? आज आप कहने वाले हो कि सर अपने पास कौन सा टॉपिक है? प्रमुख फसलों के जीन, है ना? कि किस फसल में कौन सा जीन पाया जाता है। तो स्टार्ट करें। हाँ जी सर। ओके, तो नोरिन 10 का संबंध किस फसल से है? नोरिन 10 का संबंध किस फसल से है? तो नोरिन 10 गेहूं में बोनापन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि ड्वार्फनेस ऑफ व्हीट का दिया है। गेहूं में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन है? नोरिन 10। और वर्तमान में यदि बात करें तो RH1 का बच्चों अर्थ होता है रिड्यूस हाइट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो मॉडर्न यदि बात करें तो RH1। क्लियर? हाँ जी सर। दूसरा अपने पास पढ़ा कि सर ओपेक 2 का जीन किस में है? मक्का में गुणवत्ता युक्त प्रोटीन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है? ओपेक 2। या अपने पास लिखा मिल सकता है फ्लोरी, है ना? ओपेक 2 या फ्लोरी। तो ये दोनों जीन भी किससे हैं? मक्का में है। और मक्का में हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज के लिए, मक्का में बच्चों क्या किया था? हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज हमने पढ़ा था ना। हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज से रिलेटेड साइंटिस्ट कौन थे? एस के वसल एंड ई विल्गिस। नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज पर मेक्सिको में काम किया था। सर मेक्सिको में कौन सा इंस्टीट्यूट था? सीमिट। कौन सा इंस्टीट्यूट था? सीमिट, है ना? कौन सा था? सीमिट। सर सीमिट की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों 1966। और कहाँ? मेक्सिको। कहाँ है? मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका। सीमिट का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट। इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलो अब बात करते हैं सर नेक्स्ट डी जियो वू जीन। कौन सा जीन दिया है सर? डी जियो वू जीन, है ना? तो ये धान में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है। धान में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है? डी जियो वू जीन। इसको भी हम देख लेते हैं। ऐसे लिखा मिल सकता है डी जियो वू जीन, डी जियो वू जीन। ओके बच्चों, इसका लिटरली मीनिंग क्या है? इसका लिटरली मीनिंग क्या है? लिटरली मीनिंग क्या होता है? ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लिग्ड। इसका मीनिंग क्या होता है? ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लिग्ड। ये आपको याद करना होगा। डी जियो वू जीन का संबंध किस क्रॉप से है? तो आप कहोगे सर राइस से। किससे है? राइस, धान से है ना? सर हमने पढ़ा था धान का नाम धान का नाम क्या था? ओराइजा सेटाइवा। धान किस कुल का प्लांट था? ग्रेमिनी या पोएसी का। और उत्पत्ति स्थान इसका क्या था बच्चों? दक्षिणी पूर्वी एशिया। ओके, तो यहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में एल आर जीन का संबंध किस फसल से है? तो गेहूं में परण किट का अर्थ हो गया कि जो लीफ रस्ट दिया जाता है। क्या दिया जाता है?
लीफ रस्ट, है ना, लीफ रस्ट पैदा करने वाले पक्षियों रिकोन्डिटा के प्रतिरोधी। रिकोन्डिटा को कहते हैं भूरी रोली रोग, है ना, भूरी रोली रोग, ब्राउन रस्ट। ओके, येलो रस्ट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिप रस्ट कहते हैं, और ब्लैक रस्ट को हम क्या कहते हैं, स्टेम रस्ट कहते हैं। चलो अभी सर देखो, ऐसे 3 प्रकार की रस्ट लगती है। गेहूं में कितने प्रकार की रस्ट लगती है, 3 प्रकार के रोली रोग होते हैं। एक हमने क्या पढ़ा, ब्राउन रस्ट, है ना। ब्राउन रस्ट को हमने क्या लिखा सर, भूरी रोली रोग। अब भूरी रोली रोग का क्या होगा, इसको हम कहते हैं लीफ रस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, लीफ रस्ट कहते हैं, है ना। ये किसके कारण होती है, तो ये देखो, ये किसके कारण होती है, कवक के कारण होती है। किसके कारण, कवक के कारण। कवक में क्या है, पक्सिनिया रिकोन्डिटा, पक्सिनिया रिकोन्डिटा, री से भूरी से रिकोन्डिटा। ओके, दूसरा हमने यहां पढ़ा सर, ब्राउन के बाद में येलो रस्ट, क्या पढ़ा, येलो रस्ट। दूसरा क्या पढ़ा, येलो रस्ट, जिसको हमने क्या लिखा, पीली रोली रोग। अब ये क्या होता है, धारीदार होता है। ये क्या होता है, पत्तियों पर एक सीक्वेंस वाइज येलो पिस्टुलेट लगातार बनते हैं, तो इसको हमने क्या लिखा, स्ट्रिप रस्ट, धारीदार रस्ट कहते हैं। तो यहाँ अपने पास ये भी किसके कारण होता है, तो आप कहोगे सर ये भी कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। कवक का नाम क्या होगा, पक्सिनिया स्ट्रिफॉर्मिस, ओके। और फिर अपने पास बात करते हैं तीसरा रस्ट। तीसरा अपने पास कौन सा है, भूरी हो गया, पीली हो गया, ब्लैक रस्ट। ये क्या होता है, पूरे प्लांट पर फैल जाता है, तो इसको हमने क्या लिखा, काली रोली रोग। और बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेम रस्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, स्टेम रस्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्टेम रस्ट कहते हैं। सर ये किसके कारण होती है, ये भी कवक के कारण होती है। किसके कारण होती है, कवक जनित है। और कवक में पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रेटिसाई, इसका रोग कारक होता है। और ब्लैक रस्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको एक नाम दिया गया है, ब्लैक रस्ट को किलर डिजीज ऑफ व्हीट कहते हैं, है ना। तो आप नोटबुक लेकर बैठे, है ना। मेरा यही सजेशन है आपसे कि आप नोटबुक लेकर बैठें और डेली जितना आपको करवाया जाता है उतना आप लिखें और इनको रिवाइज करें। आपका 100% सिलेक्शन होगा, है ना। तो आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपका 1 मिनट भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, है ना, जब तक आपका लक्ष्य हासिल नहीं हो जाए। ओके सर, चलो उसके बाद में हमने बात किया यहाँ पर उजू जीन का संबंध किस क्रॉप से है, तो उजू जीन का संबंध किस क्रॉप से है, जो से है, बार्ले से, उजू जीन। उसके बाद में कंबाइन काफिर 60, यानी CK60 लिखा मिल सकता है। तो कंबाइन काफिर क्या है, कंबाइन काफिर ये जवार से रिलेटेड है ना। नरबंदे पंक्ति माना जाता है, मेल स्ट्राइल रो मानी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। कंबाइन काफिर CK60 का संबंध किससे है, जवार से है। और टिफ्ट 23A इसका भी संबंध किससे है, बाजरा से। इसका संबंध किससे है, बाजरा से। सर ये नाम सुना लग रहा है, तो हमने एक क्या पढ़ा था, इसका अपने पास फर्स्ट हाइब्रिड पढ़ा था, किसका, बाजरा का। तो बाजरा का फर्स्ट हाइब्रिड प्रथम संकर कौन सा था, प्रथम संकर किस्म कौन सी थी बच्चों, आप कहोगे सर HB1 था। कौन था, HB1 था। सर इसका क्रॉस क्या था, टिफ्ट 23A
23A इंटू में बिल 3B ये इसका क्रॉस था। सर ये कहाँ से निकाली गई थी? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से निकाली गई थी, रिलीज की गई थी। सर ये कब रिलीज की गई थी? 1965 में रिलीज की गई थी, 1965। तो इस प्रकार अपने को ध्यान रखना होगा। कहानी समझ में आया? उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यहां तक क्लियर समझ में आ गया। यदि आपका यहां तक समझ में आ गया तो आप हमारे सम्मान में जरूर लाइक लिखें। ओके, है ना? हाँ जी सर, बढ़े आगे। ओके सर, चलो तो दोबारा रिवाइज करवा देते हैं। तो हमने जीन पढ़ा, नॉरिन 10 का संबंध था बच्चों गेहूं में बोनापन, ओपेक 2 या फ्लोरी, है ना? तो इसका क्या किससे संबंध था? मक्का से। डीजियो जीन का संबंध किस क्रॉप से है? धान में बोनेपन से। LR जीन का संबंध क्या है? लीफ रस्ट ऑफ किसका? वीट का। ओके, उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर उजू जीन का संबंध किस फसल से है? जौ से। कंबाइन का फिर CK60 का संबंध किस फसल से है? जवार से। और टिफ्ट 23A का संबंध किससे है बच्चों? बाजरा से। ओके, अब अपने पास नेक्स्ट पॉइंट जनरल एग्रीकल्चर की दृष्टि से बात हो रहा है, तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मक्का के प्रकार। तो मक्का को बच्चों क्या, दानों की विशेषता के आधार पर, मक्का को ना दानों की विशेषता, दानों की विशेषता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है ना? तो दानों की विशेषता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ इनमें अपने पास जनरली क्वेश्चन पूछा जाने का चांस रहता है। तो यहाँ देखो, जिया मेज इंड्यूराटा, जिया मेज बच्चों इंड्यूराटा, इंड्यूराटा किसका है? फ्लिंट कॉर्न का है, फ्लिंट कॉर्न का है। भारत में सबसे ज्यादा यही उगाया जाता है, भारत में सबसे ज्यादा यही उगाया जाता है फ्लिंट कॉर्न, है ना? ओके, इंड्यूराटा। उसके बाद में जिया मेज इंडियन टाटा, डेंट कॉर्न, डेंट कॉर्न, इंडियन टाटा, है ना? तो ये सबसे ज्यादा बच्चों USA में उगाया जाता है ना? जिया मेज इंडियन टाटा, जिया मेज इंडियन टाटा, इंडियन डेंट कॉर्न, है ना? ओके सर, जिया मेज ईवर्टा पॉपकॉर्न, है ना? पॉपकॉर्न यानी कि इसको गर्म करने पर एक्सटर्नली एक्सप्लॉइट हो जाता है ना? विस्फोट होता है और दाने क्या? फूल जाती है। ईवर्टा, जिया मेज ईवर्टा पॉपकॉर्न। जिया मेज सेकेराटा, जिया मेज सेकेराटा, स्वीट कॉर्न सेकेराटा, स्वीट कॉर्न सेकेराटा, ऐसे याद करना होगा। हो सकता है इनमें से सुमेलित करने के क्वेश्चन आए, हो सकता है आपको डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन मिल सकते हैं, है ना? तो जिया मेज इंड्यूराटा फ्लिंट कॉर्न, जिया मेज इंड्यूराटा फ्लिंट कॉर्न, है ना? इंडेन टाटा, इंडेन टाटा डेंट कॉर्न, इंडेन टाटा डेंट कॉर्न। ओके, पॉपकॉर्न ईवर्टा, पॉपकॉर्न ईवर्टा और स्वीट कॉर्न सेकेराटा। ये हमने कहीं प्रीवियस लेक्चर में भी बातचीत कर चुके हैं, फिर भी आपको यहाँ पार्टिकुलर दिया है। उसके बाद में हमने बात किया सर जिया मेज एमाइलेशिया, एमाइलेशिया, कई बार एमाइलेशिया इमाइलेशिया लिखा है, एमाइलेशिया सॉफ्ट कॉर्न, सॉफ्ट कॉर्न को क्या? एमाइलेशिया। जिया मेज ट्यूनिकाटा, ट्यूनिकाटा पॉडकॉर्न, ये प्राइमेटिव मेज होता है यानी प्राचीनतम मक्का है, प्राइमेटिव मेज, प्राचीनतम मक्का मानते हैं। पॉडकॉर्न, पॉडकॉर्न ट्यूनिकाटा, पॉपकॉर्न इवर्टा, है ना? ओके, और यहाँ जिया मेज सेटा नहीं है, सेराटिनाकुलस, सेराटिनाकुलेस, सेराटिनाकुलेस। वैक्स कॉर्न, वैक्स कॉर्न यानी जिसको हमने मोम, वैक्स को क्या लिख सकते हैं? मोम। तो वैक्स कॉर्न सेराटिनाकुलेस, सेराटिनाकुलेस, सेटा नहीं है, सेराटिनाकुलेस। ओके, रिवाइज करते हैं। तो जिया मेज इंड्यूराटा फ्लिंट कॉर्न, जिया मेज इंड्यूराटा फ्लिंट कॉर्न, जिया मेज इंडियन टाटा डेंट कॉर्न, जिया मेज इंडियन टाटा डेंट कॉर्न, जिया मेज ईवर्टा पॉपकॉर्न, जिया मेज ईवर्टा पॉपकॉर्न, जिया मेज सेकेराटा स्वीट कॉर्न, जिया मेज सेकेराटा स्वीट कॉर्न।
जियामेज एमाइलेशिया सॉफ्ट कोर, जियामेज एमाइलेशिया सॉफ्ट कोर, जियामेज ट्यूनिकाटा पॉड कोर, जियामेज ट्यूनिकाटा पॉड कोर, जियामेज सेराटिनाकुलेस वैक्स कोर। तो ये आपको सुमेलित करने का, या आपको कहा कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको आप जितना जल्दी हो सके बच्चों याद कर लो। इसको इम्पोर्टेंट दे दिया, और इम्पोर्टेंट को देना पड़ता है, इम्पोर्टेंट को देना पड़ता है। ओके, बढ़े नेक्स्ट आगे। हाँ जी सर। चलो, उसके बाद में हमने बात कहीं ना कहीं किया कि सर फसलों, प्रमुख फसलों के पुष्प क्रम, प्रमुख फसलों के पुष्प क्रम की बात किया, है ना। तो इनकी पुष्प क्रम क्या होती है ना, इनफ्लोरेसेंस क्या होती है, पुष्प क्रम यानी कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, पुष्प फूलों का अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस पर किस प्रकार होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पुष्प क्रम कहते हैं, है ना। उसको क्या कहेंगे, पुष्प क्रम कहेंगे। चलो, हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसी हिसाब से बताते हैं कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, है ना। तो पेनिकल बच्चों, पेनिकल पुष्प क्रम किनका है, पेनिकल किसका है। तो पेनिकल बच्चों यहाँ क्या दिया है, ज्वार दिया है और धान दिया है। तो प्रायोरिटी किसका है, कि धान का पूछने का चांस ज्यादा रहता है, किसका, धान का, है ना, धान का ज्यादा रहता है। ओके, तो पेनिकल किसका, पुष्प क्रम धान का। उसके बाद में बात करें सर, स्पाइक ईयर या बाली, है ना, स्पाइक ईयर या बाली। तो इसमें आपके पास गेहूं का क्या है, प्रायोरिटी में क्या है बच्चों, स्पाइक ही है। आपसे डायरेक्ट पूछें कि सर स्पाइक, तो गेहूं का पुष्प क्रम क्या होगा, स्पाइक होगा, है ना। ध्यान रखें, स्पाइक ऑप्शन में ना हो तो हमारे को ईयर या बाली सिलेक्ट करना होता है। ओके सर। उसके बाद में सर जौ का, उसके बाद में हमने किसका देखा, बारले का, है ना। तो बारले का भी बच्चों क्या होता है, स्पाइक मानते हैं, बारले का भी हम क्या मानते हैं, स्पाइक मानते हैं यदि दिया जाए। परंतु यदि स्पाइक हेड, स्पाइक ईयर लिखा मिले तो स्पाइक हेड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, स्पाइक हेड करेंगे, है ना। ओके, तो यहां तक क्लियर हुआ। गेहूं और जौ का वैसे जनरली क्या लिखा मिलेगा, स्पाइक लिखा मिलेगा, जनरली क्या लिखा मिल सकता है, स्पाइक लिखा मिल जाएगा। ओके सर। धान का सर, धान का पेनिकल लिखा मिल जाएगा, पेनिकल, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। उसके बाद में अपने पास बात करें सोरगम का, है ना। तो ये हेड पार्टिकुलर दिया जाता है, स्पाइक अलग लिखा मिले, हेड अलग लिखा मिले, तो कहीं ना कहीं अपने पास हेड किसका हो जाता है, सोरगम का भी होता है, किसका सर, सोरगम का भी होता है। सर कंफ्यूज कर रहे हो आप, है ना। तो परंतु इसमें ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो सोरगम का क्या, डायरेक्ट देखा तो हेड हो गया, यदि हेड भी ऑप्शन नहीं दिया, स्पाइक और पेनिकल है, तो फिर अपने पास पेनिकल हो जाएगा। ओके सर। स्पाइकलेट्स, बाजरा का दिया, बाजरा का क्या है बच्चों, स्पाइकलेट्स है, बाजरा का क्या है, स्पाइकलेट्स है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में सर टेशक और शिलक, टेशक और शिलक, ये अपने पास मेल इनफ्लोरेसेंस होता है, मेल, मक्का में किसका, नर का, मक्का के इनफ्लोरेसेंस का मेल है, मेल पार्ट है, उसको हम टेसल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, टेसल कहते हैं। और मक्का में ये पहले पहले ये परिपक्व होता है, टेसल होता है वो पहले परिपक्व होता है, यानी पहले निकलता है ना। और पहले परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, तो इस कंडीशन को हम एक नाम देते हैं प्रोटो एंड्री, प्रोटो एंड्री। तो मक्का में क्या पाई जाती है बच्चों, प्रोटो एंड्री पाई जाती है, मक्का में क्या पाई जाती है, प्रोटो एंड्री। और प्रोटो एंड्री के कारण मक्का क्या है, एक क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप है, मक्का क्या है, क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप है। ओके सर। सिलक, सिलक टेसल के बाद में निकलता है, सिलक टेसल से बाद में निकलता है, लगभग 7 से 10 दिन के अंतराल पर निकलता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, चलो, अब अपने पास यदि थोड़ा सा क्वेश्चन और समझ लेते हैं जिनमें जनरली बेसिक कंसेप्ट अपनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो अपने को क्या ध्यान रखना होगा, देखो हमने नाम लिखा एक्जिलेरी, एक्जिलेरी, एक्जिलेरी। उसके बाद में हमने कहीं ना कहीं बातचीत किया, दूसरा अपने पास किसका, एक्जिलेरी रेसिम, एक्जिलेरी रेसिम, है ना, शीर्षक रेसिम लिखा मिल सकता है हिंदी में कहीं तो।
फिर हमने कहीं ना कहीं बातचीत किया तो आपके पास डायरेक्ट रेसीम लिखा मिल सकता है, रेसीम। उसके बाद में हमने कहीं ना कहीं बात किया तो आपको साइमोस में कंफ्यूज हो सकते हो, साइमोस। तो ये हमने बातचीत की, ये हमने क्या की बच्चों, बातचीत की। अब हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। इस रूट चार्ट को आप लिख लो, इस रूट चार्ट को कभी मत भूलना। एक्जिलरी का एग्जाम्पल क्या है बच्चों, कॉटन। क्या है, कॉटन। एक्जिलरी का एग्जाम्पल क्या है, कॉटन, कपास। कि आप नोट, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। कॉटन का क्या है, पुष्पक्रम एक्जिलरी है। कॉटन का क्या है, एक्जिलरी। और इस एक्जिलरी रेसीम का आपको बेसिक कंसेप्ट दे दिया बच्चों कि लेग्यूमिनेसी क्रॉप है, लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनेसी, या आप यूं कहेंगे फेबेसी, फेबेसी क्रॉप है जिसमें अपने दालें आती है। जैसे अपने पास मूंग आ गया, मूंग बीन है ना, मोठ बीन, उड़द बीन है ना। तो अपने पास जैसे मान लो मटर आ गया, डायरेक्ट मटर का एक्जिलरी रेसीम, ये कंसेप्ट ही लगा देना। ओके। उसके बाद में आप कहोगे कि सर रेसीम किन का है, रेसीम किन का है। तो रेसीम अपने पास बच्चों किसका लिखोगे, रेसीम आप लिखो किसका, कि सर मूंगफली का। ये पार्टिकुलर लिख लो, मूंगफली का, मूंगफली का लिख लिया सर, है ना। रेसीम किसका लिखा, मूंगफली का। उसके बाद में मस्टर्ड का, मस्टर्ड का हो गया, किसका, मस्टर्ड का। उसके बाद में आप लिख दो अरंडी का, और किसका लिखो, अरंडी का। उसके बाद में आप लिखो सनई का, सनई का। और फिर यदि आपको लिखना है तो तंबाकू का, किसका, तंबाकू का। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। तो मूंगफली, मस्टर्ड, अरंडी, सनई, तंबाकू, ये आप रूट चार्ट बना सकते हो। साइमोस की बात करते हैं तो साइमोस में बच्चों अपने पास क्या होगा, साइमोस में बात करते हैं तो तिल, तिल साइमोस हो जाएगा, तिल साइमोस हो जाएगा। उसके बाद में अपने पास बात करते हैं कहीं ना कहीं अलसी, लाइन सीड। उसके बाद में कहीं ना कहीं बात करते हैं तो बच्चों जूट, अलसी, जूट, है ना। और यदि बात करते हैं तो आलू, और बात करते हैं आलू, अलसी, तिल, जूट, आलू, इन सब का क्या हो गया, साइमोस हो गया। ज्यादातर इसी कंसेप्ट में ही आपको कंफ्यूजन होता है। इसको हमने क्या दे दिया बच्चों, स्टार पॉइंट दे दिया, नोट्स बना ली। एक्जिलरी कॉटन का, एक्जिलरी रेसीम दलहन फसलों का, रेसीम मूंगफली, मस्टर्ड, अरंडी, सनई, तंबाकू का हो गया। साइमोस तिल का, अलसी का, जूट का, है ना, और आलू का हो गया। यहां तक बच्चों क्लियर। उसके बाद में एक होता है कैपिटुलम। उसके बाद में बच्चों क्या होता है, कैपिटुलम होता है। यदि यहां लिखें अपने पास तो यहां एक और लिख सकते हैं कैपिटुलम, कैपिटुलम, कैपिटुलम। कैपिटुलम बच्चों किसका होता है, कैपिटुलम किसका होता है, सनफ्लावर का, सूरजमुखी को कहते हैं, सूरजमुखी। सूरजमुखी का हमने क्या दे दिया, डायरेक्ट स्टार पॉइंट दे दिया, कैपिटुलम। पुष्पक्रम क्या होता है, कैपिटुलम होता है। ओके। उसके बाद में हमने कहीं ना कहीं यहां तक हो गया ना। चलो, तो ये अपने पास क्या कर दिया, हमने यहां जान लिया, मान लिया, पहचान लिया, है ना। ओके सर। अब अपने पास देखो, यहां पर देखो कम इंपॉर्टेंट दिए ना कि सर कैपिटुलम, कैपिटुलम किसका है सर, सूरजमुखी का है, सूरजमुखी का है। और यदि दिया जाए तो नाइजर होता है, एक नाइजर क्रॉप है, उसका भी होता है। ओपन पेनिकल, ओपन पेनिकल का अर्थ हो गया एरो। एरो बच्चों किसका होता है, गन्ने का। और गन्ने में एरो पुष्पक्रम निकलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, एरोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोइंग कहते हैं। और एरोइंग किसका प्रतीक है बच्चों, गन्ने में परिपक्व होने का प्रतीक है। गन्ने में, गन्ना परिपक्व होने का प्रतीक है एरोइंग। ओके सर। उसके बाद में यदि बात करते हैं तो अम्बेल, है ना। तो अम्बेल अपने पास बच्चों किसका है,
जीरा, धनिया, सौंफ, गाजर का है। जीरा, धनिया, सौंफ, गाजर का है। और आप कहोगे कि सर मटर का, तो मटर का क्या होता है बच्चों, ये लेग्यूमिनेसी क्रॉप है तो रेसीम है ना, अभी हमने पढ़ा। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट क्या पढ़ा, रेसीम, सॉरी एक्जिलरी रेसीम आएगा। मटर का क्या आएगा, एक्जिलरी रेसीम आएगा। तो यहाँ एक्जिलरी रेसीम आ जाएगा मटर के लिए। मटर के लिए क्या हो जाएगा, एक्जिलरी रेसीम हो जाएगा। सरसों का दिया तो यहाँ देखो, सरसों का क्या दिया, मस्टर्ड का, मस्टर्ड का रेसीम हो जाएगा। ओके, तो कुछ बुक में देखो डायरेक्ट रेसीम लिखा मिल गया। तो मटर का आपको कौन कंसेप्ट के साथ पता लग गया कि एक्जिलरी रेसीम होने वाला है। सरसों का क्या होने वाला है, रेसीम होने वाला है। तो ये आप टेबल आप लिखो, अच्छी तरीके से आपको याद होनी चाहिए कि रेसीम सर मूंगफली, मस्टर्ड सरसों, अरंडी, सनई, तंबाकू, इनका क्या होता है, रेसीम होता है। एक्जिलरी रेसीम किसका होता है, लेग्यूमिनेसी कुल के प्लांट का होता है जिनमें दालें आ गई। और बात करें एक्जिलरी किसका होता है, कॉटन का होता है। साइमोस में सर तिल, अलसी, जूट, आलू, तिल, अलसी, जूट, आलू, ऐसे आपको याद हो जाना चाहिए। ओके सर, तो अब अपने पास बात एक नेक्स्ट पॉइंट और छोटा सा टॉपिक है, तो इसको भी हमने जान लेते हैं कि फसलों में अंकुरण के प्रकार। फसलों में अंकुरण के प्रकार जनरल एग्रीकल्चर का चल रहा है, छोटे माइनर टॉपिक है तो आपके एक साथ ही कवर हो जाएंगे, है ना। तो अब देखो यहाँ बच्चों कुछ समझो। यहाँ हमने जाना कि जब बीज अंकुरण हो रहा है, बीज जर्मिनेट होता है, तो उसका बीज पत्तर कोटाइलेडोन, क्या दिया, कोटाइलेडोन। कोटाइलेडोन यदि भूमि के ऊपर आ जाता है, भूमि के ऊपर आ जाता है तो उसको हम कहते हैं एपीजियल। उसको हम क्या कहते हैं, एपीजियल कहते हैं, ऊपरी भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊपरी भूमिक कहते हैं, ऊपरी भूमिक अंकुरण कहते हैं। कहानी समझ में आया। यदि अपने पास क्या हुआ, बीज जर्मिनेट के दौरान हाइपोकोटाइल दिया है, हाइपोकोटाइल दिया है ना, है ना, कोटाइलेडोन में। तो ये देखो ये कोटाइलेडोन दिया था, ये कोटाइलेडोन है, ये क्या बीज पत्तर। कोटाइलेडोन को हिंदी में सर क्या कहते हैं, बीज पत्तर कहते हैं, बीज पत्तर कहते हैं। जब बीज जर्मिनेट हो रहा है, जब बीज जर्मिनेट यानी अंकुरित हो रहा है, तो यदि वो भूमि के अंदर ही रह जाए, हाइपो का अर्थ होता है अंडरग्राउंड, हाइपो का अर्थ क्या होता है, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड, हाइपो का अर्थ होता है अधोभूमि यानी भूमि के नीचे। तो यदि वो होता है तो अपने क्या कहते हैं कि ये अधोभूमिक है। अंकुरण कैसा हो गया, अधोभूमिक, अधोभूमिक अंकुरण हो गया। ओके सर, दो प्रकार के हो गए। एक अपने पास होता है विविपेरस जर्मिनेशन, एक क्या होता है, विविपेरस जर्मिनेशन। क्या लिखा सर, विविपेरस जर्मिनेशन, यानी कि बीज क्या है, फल के ऊपर ही है। ये देखो फल के ऊपर ही है और फल से अलग बिना हुए ही फर्क पर ही वो अंकुरित हो गया। तो इस प्रकार की जर्मिनेशन को हम क्या कहते हैं, विविपेरस जर्मिनेशन कहते हैं। ओके, ये मैंग्रोव स्पीसीज में पाया जाता है। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अभी अपने पास पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहां पर अपने पास पढ़ा हमने सर, जान लिया मान लिया है ना, अधोभूमिक, हाइपोजियल, हाइपोजियल यानी जिसमें बीज चोल दिया है वो भूमि के सर अंदर ही रह जाएगा। ओके सर, तो इसमें सभी ग्रेमिनी कुल की फसलें आ गई, सभी ग्रेमिनी कुल की फसलें आ गई। उसके बाद में सर मटर हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया। अरहर यहाँ बच्चों देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ अपवाद हो जाएगा, बताएंगे कैसे। और उसके बाद में देखो यहाँ पर मसूर हो गया। अरहर को देखो, अरहर हमने यहाँ क्या माना, अपवाद माना। कैसे माना बताएंगे, है ना। तो अब यहाँ देखो पहले तो यदि अपवाद की बात करते हैं तो क्या लिख रहे हैं सर, अपवाद, एक्सेप्शन लिख रहे हैं, अपवाद लिख रहे हैं। हर जगह सर पाए जाते हैं क्या, हाँ हर जगह ही अपवाद मिल जाते हैं। तो देखो यहाँ पर अपने पास बात करें, ये देखो अब यहाँ हमने बात की दालों की,
खरीफ की दाल है। खरीफ की क्या है बच्चों? खरीफ की दालें हैं। तो खरीफ की दालों में जनरली अंकुरण, सामान्यतः अंकुरण कैसा होता है? सामान्यतः अंकुरण होता है बच्चों ऊपरी भूमिक, ईपीजीएल होता है, ऊपरी भूमिक होगा। कैसा होगा? ऊपरी भूमिक होगा। परंतु यहाँ हमारे पास अपवाद क्या हो गया कि सर अपवाद ये देखो ऐसे हो गया कि यहाँ पर अपने पास खरीफ की, अरहर किस सीजन की फसल है सर? खरीफ सीजन की है। तो अरहर में क्या होना चाहिए? ऊपरी भूमिक होना चाहिए, परंतु होगा क्या? हाइपोजीएल पाया जाता है। हाइपोजीएल अंकुरण पाया जाता है। हाइपोजीएल अंकुरण पाया जाता है। दूसरा सर हमने यहाँ जाना तो रबी की जितनी भी दालें हैं, रबी की सर जितनी भी दालें हैं, है ना, रबी सीजन की, तो उनमें क्या होता है? उनमें अंकुरण, सामान्यतः अंकुरण क्या होता है? हाइपोजीएल होता है। हाइपोजीएल होता है। हाइपोजीएल होता है। परंतु सर अपवाद क्या है? अपवाद बच्चों राजमा। राजमा किस सीजन की फसल है? राजमा किस सीजन की फसल है? तो रबी सीजन की। तो राजमा में हाइपोजीएल न होकर क्या होगा? ईपीजीएल होगा। राजमा में अंकुरण कैसा है बच्चों? ईपीजीएल है। ये आपको ध्यान रखना होगा अंकुरण जर्मिनेशन के केस में। ओके, अभी देखो तो हमने यहाँ देखो यहाँ किस सीजन की थी सर? ये किस सीजन की थी? अरहर किस सीजन की सर? खरीफ सीजन की थी। तो खरीफ सीजन की दालों में क्या होता है? एपीजीएल होना था, परंतु यहाँ क्या है? हाइपोजीएल है। अब देखो ये रबी की दाल है सर, हाइपोजीएल। मटर है, हाइपोजीएल, है ना। अरहर में हाइपोजीएल है, यानी अरहर में होना क्या था? जनरली एपीजीएल होना था। अब देखो ईपीजीएल और ऊपरी भूमि की बात करते हैं। एपीजीएल में बच्चों क्या होता है कि बीज चोल, कोटाइलेडोन है, वो भूमि के बाहर आ जाते हैं, है ना। हाँ, जैसे मूंगफली दे दिया, ग्वार दे दिया, मूंग दे दिया, मोठ, चौड़ा, उड़द, है ना, इन सब में दिया है। तो यहाँ पर अपने पास जैसे जनरली बात करते हैं तो अरहर यहाँ आना था, अरहर इस केस में आना था ईपीजीएल में, परंतु ये ना आकर यहाँ आया है। इसी प्रकार अपने पास अब राजमा है, जो राजमा अपने पास रबी सीजन की देखें तो राजमा यहाँ आना था, है ना। जो राजमा यहाँ न आकर राजमा किसमें माना जाएगा कि राजमा में अंकुरण कैसा होता है? ऊपरी भूमिक। और अरहर में अंकुरण कैसा होता है? हाइपोजीएल। तो ये आपको इंडिकेट करना होगा। ये आपके पास दोनों क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको क्या दे दिया? स्टार। सर इंपॉर्टेंट को क्या देना पड़ता है? इंपॉर्टेंट को देना पड़ता है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको कहानी समझ में आया होगा। ओके, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लिखें, इन सब चीज़ों को लिखें, रिवाइज करें, और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब करें, है ना, और अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।